नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कक्षा 8 का हमने ये सामाजिक विज्ञान की पुस्तक जो कि नॉर्मली ज्योग्राफी से रिलेटेड है उसको हमने स्टार्ट किया है। हमने इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, उसका नाम था हमारा भारत। बहुत ही शानदार चैप्टर था। उसमें से आपको पता है भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में उसमें बहुत ही अच्छे से और विस्तार से बताया गया है। एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन इसमें से उठ के आते हैं। और जो हमारा आज का चैप्टर है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, राजस्थान एक सामान्य परिचय। कल हमने भारत के बारे में जाना, आज हम जानेंगे राजस्थान के बारे में। आप ये देखिए कितने इंटरेस्टिंग और कितने अच्छे चैप्टर इन बुक्स में दिए हुए हैं। तो हम एक एक चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उनको सभी को आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल आपको उन लाइनों को अंडरलाइन कराएंगे, उन लाइनों को अच्छे से नोट करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान एक सामान्य परिचय। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में आपके बहुत काम ये आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है राजस्थान एक सामान्य परिचय। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले अध्याय में हमारे देश भारत के बारे में पढ़ा। हम बात बता चुके हैं आपको, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हमारा राज्य राजस्थान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जानते हैं अपन, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं, जिलों की संख्या कितनी है, यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में खोजते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा राजस्थान है, इधर की साइड गुजरात है, इधर की साइड मध्य प्रदेश है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर पंजाब और हरियाणा है। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। अब देखते हैं नीचे। ये देखिए इसमें क्वेश्चंस भी देखे हैं। इन क्वेश्चंस को भी आप एक बार देख लिया कीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस उठ के आते हैं डायरेक्ट। तो राजस्थान की सीमा किस एकमात्र देश से मिलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं किससे मिलती है, पाकिस्तान से। ये देखिए इधर क्या है, पाकिस्तान। तो राजस्थान की सीमा जो है केवल एकमात्र देश से मिलती है, वो है पाकिस्तान। आगे देखते हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो उत्तर में देखते हैं, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण पूर्व में और दक्षिण में। तो हम उत्तर में देखते हैं। तो उत्तर में ये देखिए, उत्तर में कौन है, पंजाब हरियाणा है। और यदि और किसका पूछ रहा है, ये पूर्व में। पूर्व में देखिए तो क्या है, उत्तर प्रदेश है। और दक्षिण में पूछे तो गुजरात है। और यदि दक्षिण पूर्व में पूछे तो कौन है, मध्य प्रदेश है। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा राज्य है राजस्थान, यहाँ इनकी सीमा लगती है। ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है और ये है गुजरात। ठीक है, और इधर साइड पाकिस्तान है। तो चलिए अब देखते हैं राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाई है। तो नॉर्मल है, कौन से जिले पाकिस्तान सीमा पर स्थित है, 4 जिले अपन जानते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की पहचान कीजिए। चलिए ठीक है, तो नॉर्मल बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मेन चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो वर्तमान राजस्थान है वो स्वतंत्रता से पहले 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश में क्या था, विभक्त था। सन 1948 से 1956 तक राज्य की तत्कालीन सभी रियासतों, ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेश का एकीकरण कर राज्य, आज के राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। 1956 में पूरा हो गया था। इसके विषय में विस्तार से आप इतिहास के अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। ये देखिए इसमें 4 तरीके के दिए हुए हैं। ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए रेतीला शुष्क, जो भी आपको येलो येलो दिख रहे हैं ये क्या है, रेतीला शुष्क मैदान। और ये अर्धशुष्क, तो ये वाला है, ये तो है अर्धशुष्क और ये पूरा क्या है, रेतीला शुष्क मैदान है। ये तो पूरा रेतीला शुष्क है, पीला पीला। और ये वाला है अर्धशुष्क। और यदि हम बात करें तो ग्रीन की, जो पहले हम बात कर लेते हैं अरावली पर्वतमाला, ये है मैरून वाली, ये क्या है, अरावली पर्वतमाला। तो ये देखिए पूरी अरावली पर्वतमाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और यदि हम बात करें ग्रीन की, ये जो लाइट ग्रीन है ये मैदान है और जो डार्क ग्रीन है वो हाड़ौती के पठार हैं। तो ये देखिए ये है लाइट ग्रीन, ये है मैदान और ये है हाड़ौती का पठार जहाँ पे झालावाड़ बारा वगैरह आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भौतिक स्वरूप, हमारा राज्य देश के एक विस्तृत भूभाग पर फैला है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत विविधता युक्त है। राज्य में स्थित अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान नवीनतम भूभाग है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट है, 4 भौतिक प्रदेशों में। पहला आता है थार का मरुस्थल। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है।
यहाँ राजस्थान की लगभग 40, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि यह राज्य 12 जिलों में फैला हुआ है लगभग, और 61% भाग पर फैला हुआ है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है हम आपको उनको बिल्कुल अंडरलाइन करवा रहे हैं। आप कॉपी और नोटबुक लेकर बैठिए, कॉपी या नोटबुक कुछ भी लेकर बैठिएगा, पेन लेकर बैठिएगा, इनको बिल्कुल नोट कीजिएगा। तो थार का मरुस्थल हेडिंग डाल के आपको क्या लिखना है कि 12 जिलों में विस्तृत है और लगभग 61% भाग पर ही फैला हुआ है, 40% जनसंख्या पर निवास करती है। 3 बात इंपॉर्टेंट हो गई इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसका ढाल पश्चिम में पाकिस्तान की ओर है। यह मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें तो बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी एवं रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन टीलों को बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में कहते हैं धोरे। ये इंपॉर्टेंट है। इन टीलों को क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं या फिर धोरे। धोरे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इनको धोरे कहते हैं। ठीक है, यहाँ मरुस्थलीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिनकी लंबाई कम होती है, पत्तियाँ छोटी एवं मोटी होती हैं, तना छोटा एवं जड़ें गहरी होती है। ठीक है, इस तरीके की यहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। प्रमुख वृक्षों में रोहिड़ा, इसका फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है। खेजड़ी की बात करें तो राजस्थान का राज्य वृक्ष पीलू आदि हैं। कैर, आख, थोर, लाणा, फोग, आरना आदि झाड़ियाँ, ये झाड़ियों के नाम है। ये पूछे जाते हैं राजस्थानी शब्दों में। कैर, आख, थोर, लाणा, फोग, आरना आदि क्या है? झाड़ियों के नाम है। ये याद रखने हैं आपको कि ये सब किसके नाम है? झाड़ियों के। और ये घासों के नाम भी याद रखने हैं आपको। सेवण, धामण और करड़, ये क्या है? करड़। सेवण, धामण और करड़, सेवण, धामण, करड़, ऐसे आपको 2-3 बार रिपीट करना, आपको याद हो जाएंगे। ये क्या है? घासों के नाम है। तो बिल्कुल आपको ये झाड़ियों के नाम भी याद रखना है और घासों के नाम भी याद रखने हैं। थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल खारा है। इंदिरा गांधी नहर से सतलज नदी के पानी को यहाँ पहुँचाकर क्षेत्र में जल संकट को दूर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे देखिए अरावली पर्वतमाला। तो 2-3 लाइनें इसमें इंपॉर्टेंट हो गए, आप उनको डेफिनेटली याद रखिएगा। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला। देखिए वो जो थार मरुस्थल वाली बात थी वो है 61% भाग पर, और अरावली पर्वतमाला की बात करें तो 9% भाग पर है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यह विश्व के सभी प्राचीनतम पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्म से, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक फैले, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण में तो है गुजरात के खेड़ ब्रह्म से, और उत्तर में जो दिल्ली तक है ये 692 किलोमीटर लंबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कहाँ से कहाँ तक है? दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्म से है और उत्तर में दिल्ली तक है, और दूसरी इसकी लंबाई 692 किलोमीटर लंबी। ठीक है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। अरावली क्षेत्र ही राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। राज्य के खनिज संसाधन, मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकना, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान, सर्वाधिक वनस्पति, अधिकांश वन्य जीव एवं जड़ी बूटियों की उपस्थिति, मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हमारी वर्षा होती है पूर्व में और दक्षिण राजस्थान में, वो किसकी वजह से होती है? अरावली पर्वतमाला की वजह से, क्योंकि मानसून को वहाँ पर रोककर बादलों से टकराकर वहाँ पर बारिश करते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। 1722 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, जो कहाँ पर है? सिरोही जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है, और वह कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। और उसकी लंबाई मतलब कि जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर। ये पूछा जाता है 1722 मीटर, आपको याद भी होगा, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। 1722 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई, और सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही हिस्सा है। ठीक है, राज्य के लगभग 23% भाग पर, देखिए वो तो 60% पर 61% पर था थार मरुस्थल, और उसकी बात करें अरावली पर्वतमाला का तो 9% भाग पर था। अब इसकी बात करते हैं पूर्वी मैदान की, तो लगभग 23% भाग पर ये फैला हुआ है। इस मैदान का चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्कात भूमि के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीहड़ या डांग या उत्कात भूमि के नाम से कौन सी भूमि को जाना जाता है? चंबल के आसपास की भूमि को जाना जाता है। ये बीहड़ चंबल नदी के
ये देखिए, ये बीहड़ चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जन घनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान के लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। जो थार मरुस्थल था उसमें भी लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है और इसमें भी लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ भाग मैदानी है, जिसे माही का मैदान कहा जाता है। इस मैदानी क्षेत्र में 56 गांवों एवं 56 नदी नालों का समूह, जिसे 56 का मैदान, बहुत इंपॉर्टेंट है 56 का मैदान। ये कहाँ पर पड़ता है, ये देखिए, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले हैं, उनके अंदर क्या है, माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिसे माही का मैदान कहा जाता है। और इसी मैदानी क्षेत्र में 56 गांवों एवं 56 नदी नालों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ें तो दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती का पठार किसे कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी भाग को। राज्य के लगभग 7% भाग पर यह फैला है। पहला हम बात करें तो 61% भाग पर थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली की बात करें तो 9% भाग पर, तीसरे की बात करें तो 23% भाग पर। अब दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार ये है 7% भाग पर फैला हुआ है। इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यकाली है, जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में उड़िया, आबू, भौराट, मेसा, उपरमाल और लसाड़िया का पठार आदि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलवायु एवं ऋतु चक्र, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु एवं ऋतु चक्र। ठीक है, राजस्थान की जलवायु पर भारत की मानसूनी जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश के अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु हैं। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, देखिए हम आपको फिर से बताते हैं एक बार अंडरलाइन करके। राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग पर, पश्चिम में मतलब जहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह हैं, तो 61% भाग पर तो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। ठीक है, इसके बाद आता है अरावली की पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में, जयपुर के आसपास वो जो ऊपर के साइड जिले हैं उनमें उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। अब बात करें सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक पाई जाती है आर्द्र जलवायु। और बात करें दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है पूरा। आगे देखते हैं। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 57.51 सेंटीमीटर है। इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, लगभग 57.51 सेंटीमीटर, बिल्कुल याद रखिएगा। जबकि प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्र में यह 50 सेंटीमीटर से भी कम है। लेकिन जो मरुस्थलीय भाग है, जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें क्या है, ये 50% से भी क्या है, थोड़ा सा कम है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है तो अधिक शुष्क है। राजस्थान में वर्ष भर मुख्यतः 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक होती है। आगे बात करें ग्रीष्म ऋतु की, बात करते हैं। आगे हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, इस ऋतु में तापमान सामान्य तो होता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है। थार मरुस्थल भारत का अत्यधिक गर्म प्रदेश है, जिसका कारण है रेत। जिसका कारण क्या है, रेत है। आगे देखते हैं इसका, पहले देख लेते हैं क्या आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी पवनों को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, क्योंकि
यहाँ पर रेत जल्दी गर्म हो जाती है एवं जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठंड भी ज़्यादा होती है रात में। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है। जैसे रात में तो बहुत ठंड लगती है और दिन में बहुत गर्मी लगती है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक रहता है। इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू रहता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है, सर्वाधिक है, सबसे ऊंचा है माउंट आबू, जानते होंगे आप, हिल स्टेशन है वहाँ पर। आगे देखिए तो वर्षा ऋतु की बात करें तो राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी पवनों से जुलाई से सितंबर के बीच होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांशतः वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। अरब सागर से जो मानसून उठेंगे, जैसे कि राजस्थान है, अरब सागर से इधर से जो मानसून उठते हैं उसमें क्या होता है, अरावली पर्वतमाला के सीधे सीधे टच में होके इसके समानांतर, इस वजह से इसके टच में होके सीधे निकल जाते हैं, इसकी वजह से इससे बारिश कम होती है। जबकि बंगाल की खाड़ी की इधर की साइड से जो आते हैं उनसे बारिश ज़्यादा होती है। आगे देखें तो सर्वाधिक वर्षा, ये देखिए सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ जिले में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा वाला जैसलमेर जिला है, जहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। यदि देखिए स्थान पूछे ना हमसे कि सबसे ज़्यादा कौन से स्थान पर राजस्थान में बारिश होती है, तो माउंट आबू है। सबसे ज़्यादा जिला पूछे तो कौन सा है, झालावाड़ है, ठीक है। और यदि हमसे पूछे सबसे कम बारिश कौन से ज़िले में होती है, तो है जैसलमेर, लगभग 10 सेंटीमीटर तक। आगे देखिए तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। और यदि हम देखें अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब ये जैसे अरावली है तो इसके जो पूर्व में है यहाँ पर तो 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और इसके पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। आगे देखते हैं, अतः अरावली के सहारे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। आगे देखते हैं शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अपन सोचते हैं कि रेत में ज़्यादा गर्मी रहती होगी, रातों में गर्मी रहती होगी, लेकिन मरुस्थल में रेत में बहुत ठंड होती है सर्दियों में। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवनें चलती हैं। हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी पवनों को शीतलहर कहा जाता है। अब देखते हैं क्या आप जानते हैं। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ, जानते होंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। मावठ क्या होती है, जो बारिश होती है सर्दियों में उसको कहते हैं मावठ या पश्चिमी विक्षोभ। ये चक्रवात भूमध्य सागर, ये देखिए ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसलों को लाभ मिलता है। आगे देखिए अकाल और मरुस्थलीकरण क्या है। अकाल और मरुस्थलीकरण, अभी तक ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंट लाइन इनमें आई नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, मावठ वाला पूछा जाता है। मावठ क्या होती है, सर्दियों में होने वाली बारिश होती है। आगे देखते हैं हम अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में वर्षा सामाजिक अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होती है तथा वर्षा का वितरण भी असमान है। अतः राज्य का बार बार अकाल और सूखे की स्थिति से निपटना पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान का अधिकांशतः क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है। इसी सूखे के कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। जानते होंगे आप ये सब। तो कम वर्षा यहाँ की जलवायु की प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के परितंत्र पर पड़ा है। हम बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, भूमिगत जल का अतिदोहन किया गया है, इससे क्या हो रहा है, हमारे जो मरुस्थल है, हमारा मरुस्थल है वो राजस्थान में बढ़ता ही जा रहा है। आगे देखते हैं, भौतिक और मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, उपजाऊ भूमि किस में चेंज होती जाती है, बंजर और रेतीली में, तो उसको क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। राजस्थान में पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण कर वर्तमान में इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए शब्दावली देख लेते हैं। बंजर, बंजर मतलब अनुपजाऊ होता है, भूगर्भिक पृथ्वी के अंदर। अतिदोहन मतलब अत्यधिक उपयोग,
बीहड़ या उत्खात भूमि, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। इंपॉर्टेंट फैक्ट है बीहड़, बीहड़ पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। बीहड़ क्या होती है? बीहड़ उत्खात भूमि कौन सी होती है? बीहड़ भूमि नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि होती है, उसको बीहड़ कहते हैं। समवर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं? समवर्षा रेखा होती हैं। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। कभी कभी प्रश्न जो एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में से यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम एक बार नज़र मार लेते हैं। कोई चैप्टर में पढ़े उन्हीं में से इनका आंसर देना है। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? आप अपना आंसर जरूर लिखिएगा, कौन सा, मन में जरूर सोचिएगा। कितने भौतिक प्रदेशों में? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हम आपको दिखा देते हैं पूरी डिटेल से ताकि आपको पूरा रिमाइंड हो जाए, ठीक है। ये देखिए इधर, यहाँ से है भौतिक स्वरूप हमारा। तो ये देखिए राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है जो निम्न प्रकार है। थार का मरुस्थल, पहला तो हो गया थार का मरुस्थल, दूसरा हो गया अरावली पर्वत, तीसरा हो गया पूर्वी मैदान, चौथा हो गया दक्षिण पूर्वी पठार या फिर हाड़ौती का पठार, ठीक है। याद रखिएगा आप चारों को। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में माउंट आबू के सबसे ठंडा रहने का प्रमुख कारण है? पथरीला, धरातल, अधिक वर्षा, अधिक ऊंचाई या फिर जल स्रोत। तो अधिक ऊंचाई है, बिल्कुल हिल पे है, वो पहाड़ पे स्थित है, तो अधिक ऊंचाई की वजह से वो सबसे ठंडा रहता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान की जलवायु पर भारत की मानसूनी जलवायु का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। हम आपको बता देते हैं इसको भी। राजस्थान की जलवायु पर भारत की मानसूनी जलवायु का सीधा, ये रही देखो ये वाली लाइन, राजस्थान की जलवायु पर भारत की मानसूनी जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धोरे। हमने आपको बताया था इनको क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल कैसा है? खारा है, ठीक है। कैसा है? खारा है। राजस्थान के अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमने देखी थी, कितनी है? कौन सी है? गुरु शिखर। और इसकी जो ऊंचाई है वो भी हमने आपको बताई थी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है ये। अब देखते हैं लू क्या है। लू है गर्मियों में चलने वाली जो पवनें हैं उनको लू कहते हैं। मावट किसे कहते हैं? हमने बताया था सर्दियों में होने वाली बारिश होती है, इससे गेहूं की फसलों को लाभ होता है मुख्यतः। उत्खात भूमि हमने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया, ये रहा उत्खात भूमि के बारे में। देखिए ये रहा उत्खात भूमि, जो बीहड़ बोलते हैं इसको, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। हम आपको इसको विस्तृत भी बता देते हैं, एकदम अच्छे से बता देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है ये, बिल्कुल आपको पूरा रिमाइंड हो जाएगा फिर से एक बार चैप्टर का पढ़ा हुआ। ये देखिए पूर्वी मैदान के अंदर है ये, ठीक है। ये देखिए ये है यहाँ से, इस मैदान का चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषता पूछे तो ये बीहड़ चंबल नदी के सारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ, ये क्या होती है? उपजाऊ भूमि होती है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है, याद रखिएगा। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं, मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय बताइए। मरुस्थलीकरण को रोकने के वही उपाय है कि हमको अति दोहन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, ठीक है। राजस्थान की ऋतुओं का वर्णन, वही सर्दी, गर्मी, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, अभी अपने पढ़ाए ऊपर। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए उनकी प्रमुख विशेषता बताइए। अब भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4 है, हमने आपको अभी बताया डिटेल से। एक बार फिर से दिखा देते हैं ताकि हम बार बार इसको भूले नहीं। थार का मरुस्थल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर का है अरावली पर्वत हो गया, जिसकी लंबाई है कितनी है? 692 है। और दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्म से उत्तर में दिल्ली तक ये फैला हुआ है, विस्तृत है, और 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये रही गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। तीसरे नंबर का है पूर्वी मैदान, ठीक है। पूर्वी मैदान के अंदर ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, उत्खात भूमि का बीहड़ वाली अभी हमने आपको बताई। 56 का मैदान भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, चौथे नंबर का है दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार, ठीक है। और आज का लगभग 7% भाग जो है इससे आच्छादित है, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल कलरफुल, एकदम बुक के कलरफुल इस तरीके से दिए हुए हैं कि एकदम इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मिशन NCERT फॉर RPSC के साथ। यदि आपने हमारा अभी तक वीडियो और चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।